नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और मेरे साथ आज कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत अनुज जी आपका। जी। तो आज अनुज जी से हम चर्चा करेंगे सोने चांदी को लेकर, उसके बढ़ते हुए रेट को लेकर, क्या भविष्य है इसका, क्या इसमें अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है गोल्ड और सिल्वर में। और दूसरा इतना ही नहीं कि अगर शादी के सीज़न है तो क्या हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या फिर गोल्ड या सिल्वर को परचेज़ करने के लिए रुकना चाहिए, और क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहतर हैं। सेंट्रल बैंक्स भी अलग अलग कंट्रीज़ के गोल्ड और सिल्वर परचेज़ कर रहे हैं, वो क्या संकेत देता है। ये तमाम बातें आज हम समझेंगे अनुज जी से। अनुज जी, हाइप लगातार बना रहा है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, दोनों लगातार हाइप बना रहे हैं। अभी क्या संकेत दोनों से मिलते हैं? क्या अभी हम नॉर्मल वे में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा और रुकना चाहिए? डाउन होगा रेट, क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने जी। से पहले कुछ बातें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि सबसे पहले तो 2025 अगर आप देखेंगे तो गोल्ड करीबन 70% बढ़ चुका है। जी। सिल्वर करीबन मोर देन 100% इंक्रीज हो चुकी है। और इसके पीछे अगर आप 2024 से देखें तो शुरुआत हो गई थी। हाँ। जैसे ही ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीता जी तब से ये अटकल आ गई थी कि भाई अब ट्रम्प साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में जी होगी, जी टैरिफ्स मार्केट में लग ठीक सकते हैं है। क्योंकि उनका हाँ। लास्ट टेन्योर में था। हाँ। तो टैरिफ लगते ही हमने देखा कि जो एक सेफ हेवन डिमांड होती है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है जब जब कोई भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ती है, तो वो डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो उसके चलते हमने देखा कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही काफ़ी अच्छी बड़ी रैली यहाँ पर कंटिन्यूटी करी। तो अनसर्टेनिटी का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए हम यहाँ पर जनरली देखते हैं। प्लस सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर काफ़ी हद तक गोल्ड खरीदारी करी, तो ये जो फैक्टर है ना, ये गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करें, और अगर ये फैक्टर आगे भी रहते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल। अब आपने चूंकि अमेरिका का भी जिक्र किया, जियो पॉलिटिकल का भी जिक्र किया, अमेरिका भी ब्याज दरें बढ़ाने वाला है और ऐसे में अमूमन कोशिश होती है, जो निवेशक है वो सुरक्षित जगह जाना चाहता है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह नज़र आ रही है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं? बाकी सारे ऑप्शंस या कारण को अगर हम दरकिनार कर दें। देखिए, बिल्कुल अभी कल एफओएमसी की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो लोग अल्टरनेट एसेट ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उनको दिखता है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो डॉलर में वीकनेस आएगी। बिल्कुल। अगर डॉलर टूटेगा उनका तो वो अब ढूंढेंगे कहाँ पैसा लगाएं। तो जो फंड्स होते हैं बड़े बड़े वो फिर देखते हैं भाई गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पे, तो गोल्ड में पैसा लगाया जाए या सिल्वर में पैसा लगाया जाए। सिल्वर में इसलिए क्योंकि सिल्वर को अभी लेटेस्टली क्रिटिकल मेटल्स में ऐड किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो इसलिए गोल्ड सिल्वर में जो पैसा है वो फिर लगना चालू होता है और फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है वहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड सिल्वर भी बढ़ने चालू हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका ये रेट घटाने की खबरें हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ तक आएगा, इंडिया तक आएगा, बाकी कंट्रीज पर भी जाएगा? देखिए, अभी आरबीआई ने भी रेपो रेट कट किया है और इंडिया यूएस ने भी कट किया, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बाकी देशों में भी जाएगा क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शंस जो है वो यूएस के थ्रू होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आईएमएफ वहाँ पर उसको डायरेक्ट मॉनिटर करता है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है, अगर यूएस में कोई भी चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट सब देशों पर आता है और उसकी वजह से ही फिर जो एक सेफ हेवन डिमांड है वो आपकी गोल्ड सिल्वर में ऐड होती हुई दिखती है। तो हम देखते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन होगा वो डायरेक्टली करेंसी को इम्पैक्ट करेगा। अगर मान लीजिए डॉलर वीक हुआ तो आपकी बाकी करेंसी स्ट्रेंथ देना चालू कर देती हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने भी अपना रेपो रेट कट किया है, उसकी वजह से रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया। रुपी अगर आप देखेंगे तो 90.48 के लेवल पर आ गया, तो उसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं वो यहाँ पर बढ़ने चालू होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट अगर यूएस कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि सब देशों पर पड़ता है। यानी ग्लोबली चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्रीज पर भी आएगा। लेकिन हम करेंगे, अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या अदर कंट्रीज पर भी इसका इम्पैक्ट होता है क्या? देखिए, बिल्कुल पड़ता है क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आप देखिए कि यूएस ने टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने के बाद हमने देखा कि वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे चीज़ें महंगी पड़ने लगी। वो पहले इंडिया से मसाले मंगा रहे थे, बहुत सस्ते दामों पे आ रहे थे, तो वहाँ पर उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल था। बट जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया तो यूएस में चीज़ें महंगी हो गई। तो ट्रम्प साहब ने तभी हमने देखा बीच में कुछ इन्होंने कमोडिटी को टैरिफ से अलग किया कि भाई आप ये कमोडिटी को टैरिफ से अलग करें क्योंकि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो यूएस के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर हमारे देश में कोई भी चेंज होगा इंटरेस्ट रेट को लेके तो इसका इम्पैक्ट बाकी देशों पे पड़ेगा, एफआईआईज के ऊपर पड़ेगा, प्लस करेंसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। चलिए, अब एक बहुत ऐसे बिंदु पे आ जाते हैं जिसका आम लोगों से भी सीधा ताल्लुक है। शादियों का सीजन अभी चल रहा है, क्या ये एक बड़ा कारण है? चूंकि लोग लगातार गहने बनवा रहे हैं, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों का खपत बढ़ गई है।
क्या एक ये कारण है क्या? देखिए सुनने में आया कि शायद इस बार 50 लाख शादियां हैं, जी तो आप खुद एवेल्युएट कर लीजिए कि 50 लाख शादियां अगर एक शादी में मान लीजिए अगर 100 ग्राम भी यूज़ हुआ जी, जी। तो कितना वैल्यू जो है गोल्ड सिल्वर की यूज़ होगी। तो डेफिनेटली जो इंडिया के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो फेस्टिवल सीजन जी प्लस शादियों का सीजन। जी। तो ये जो दो इवेंट हैं ये ऐसे इवेंट हैं जो गोल्ड सिल्वर की डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी ऐड हो गई, जैसे सेंट्रल बैंक्स की डिमांड ऐड हो गई है, ETF की डिमांड ऐड हो गई है, प्लस सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन बहुत इंक्रीज हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब ऐड हो गई जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ी है। जी। अच्छा लेकिन एक तो फेस्टिवल का चूंकि या कहीं शादियों का सीजन है तो भाई रेट कोई भी हो हमें परचेज करना ही करना है, फैमिलीज को बनवाना ही बनवाना है गोल्ड सिल्वर। तो ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जब ये शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो रेट एक बार फिर गिरेंगे, फिर डाउन होंगे जाएंगे? देखिए गोल्ड सिल्वर के साथ एक टेंडेंसी देखी गई है, जब प्राइस गिरते हैं ना तो लोग रुक जाते हैं कि अब और गिरेगा, रुक जाते हैं, नहीं खरीदते। पर जैसे बढ़ना चालू होता है ना तो लोग आ जाते हैं, अरे बढ़ रहा है तो और बाय करो और बाय करो। तो वो एक टेंडेंसी इसके साथ देखने को मिली है। और हमने देखा कि दिवाली का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दिवाली के टाइम पे हमने देखा था कि चांदी बहुत इंक्रीज हो गई थी, गोल्ड बहुत इंक्रीज हो गया था। जैसे दिवाली खत्म हुई उसके 2 दिन बाद गोल्ड सिल्वर में बड़ी करेक्शन देखने को मिली, बट उसके बाद सडनली एक नया आप ट्रेंड बना और चांदी आज अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ी है। गोल्ड ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जब भी गोल्ड सिल्वर में डिप्स आते हैं वहाँ पे लोग जो है एक अपॉर्चुनिटी देखकर बाय करना चालू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड के भाव ज़्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। अगर नीचे गिरेंगे तो आपको एक्यूमुलेट करना है, आपको बाय करना है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। क्योंकि उन्होंने अगर आप पिछले 100 सालों का देखेंगे ट्रेंड तो आज से 100 साल पहले गोल्ड का भाव करीबन $19 के आसपास था। आज आप देख लीजिए कहाँ पर गोल्ड का भाव खड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखता है कि जो गोल्ड है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और एक फाइनेंशियल सेफ्टी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए लोग गोल्ड सिल्वर में हर रेट में खरीदारी करने के लिए रेडी रहते हैं। और एक अगर शादी है मान लीजिए किसी घर में और उसको अगर गोल्ड लेना है तो लेगा ही, चाहे वो किसी भी रेट पे हो। हाँ, गोल्ड लेना ही लेना है अगर फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, स्वाभाविक है। अच्छा ये बताइए किसी फैमिली में जनवरी में फरवरी में अगर मैरिज है तो क्या आज गोल्ड लेना बेहतर है या हमें उस समय के लिए रुकना चाहिए जनवरी फरवरी तक, चूँकि रेट और बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या एक एज्यूम हम क्या कर सकते हैं? देखिए एक डिमांड होती है कंपलसरी डिमांड। तो शादी की तो डिमांड कंपलसरी है, आप आज लें या फरवरी में लें, आपको तो वो लेना ही है। तो बेटर है कि जो भी आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं वो आप उसमें ले लें। एक होती है इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड का क्या प्रोसेस है कि आप इन्वेस्टमेंट हर महीने SIP के फॉर्म में करें, छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते चलें। जब भी आपको डिप मिले तब आप खरीदारी करते चलें, क्योंकि जिस तरीके का माहौल गोल्ड में अभी चल रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड में आगे भी तेजी रहेगी। आगे भी यानी कि जनवरी फरवरी में मैरिज है तो अभी खरीदें चूँकि रेट अभी बढ़ने हैं। देखिए बिल्कुल, हमें तो लग रहा है कि अब ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास आ गया। तो अगर आपको लगता है कि आपको कंपलसरी खरीदारी करनी है तो देखिए, क्योंकि प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं इसके, अगर प्राइस डिप भी आएंगे तब भी आप लेंगे। तो स्टार्ट करें, एक प्रोसेस बना के चलें, SIP के फॉर्म में आप लेते चलें, ऐड करते चलें, डिप आए तो वहाँ पर आप खरीदारी करते परचेज करते चलें। अच्छा डिमांड और सप्लाई का थोड़ा ज़रूर समझाइएगा। पिछले लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम जिक्र करें, डिमांड और सप्लाई, चूँकि एक समय रेट बहुत डाउन हुआ करते थे, लेकिन 10 से 15 साल 20 साल अगर जिक्र करें बहुत ऐसा इंक्रीज हुआ शायद एज्यूम भी नहीं किया गया होगा। ऐसा क्या हुआ कि अचानक बढ़ गए दाम? देखिए मैं 2011 से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। 2011 में इसने करीबन इंटरनेशनल मार्केट में $49 का हाई बनाया था। तो करीबन 14 साल के बाद चांदी रेंज से बाहर निकली और पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो चांदी की सप्लाई बहुत कम हुई है। अच्छा, बट जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पे बढ़ी है। अब डिमांड कहाँ का बढ़ी है? एक तो मेडिकल लाइन में बढ़ी है, सोलर पैनल्स में डिमांड बढ़ी है। पहले खाली फोटोग्राफी में यूज होता था, आजकल ये हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। आपका चाहे टीवी बन रहा हो या आपका LED LCD बन रहा हो, मोबाइल फोन है, वहाँ पर आपका चांदी यूज होती है। प्लस कहीं ना कहीं अब ये आपका जो AI चिप्स बन रही है वहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसका टेक्नोलॉजिकल जो यूसेज है वो बहुत इंक्रीज हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में इसकी डिमांड करीबन 15 से 20% इंक्रीज हुई है। दैट इज़ अ वेरी फिनोमिनल कि आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है और आगे भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो इसकी सप्लाईज हैं वो यहाँ पर शॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। अगर आप शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज देखेंगे, शंघाई में इसकी इन्वेंट्री लोअर है। कॉमेक्स के अंदर जो US का एक्सचेंज है वहाँ भी इसकी इन्वेंट्री लोअर है और इंडिया के अंदर भी यहाँ पे इन्वेंट्री लोअर है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। जो अभी चांदी, अगर आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि चांदी ऑल टाइम हाई पहुंच गई 2,09,000। अभी जो सबसे बड़ा रेट है चेन्नई का है 2,09,000 और जी शायद मेरे ख्याल में हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते थे कि 2 लाख क्रॉस भी करेगी चांदी। जी आज अगर आप देखेंगे तो दिवाली के टाइम पे 1,39,000 का रेट था।
तो वहाँ से 70,000 प्राइस बढ़ना प्लस हुआ है लोग, आप मान लीजिए केवल 30-35 दिनों के अंदर में। जी जी। कहा यह जा रहा था कि भाई दिवाली फेस्टिव सीजन के बाद डाउन होगा रेट, लेकिन फिर ये बढ़ गया रेट और इस तादाद में बढ़ा, ये क्यों? देखिए ये इसलिए बढ़ा जी। क्योंकि एक हाँ। तो जो इंपोर्ट्स है वो बढ़े जी। हैं सिल्वर के, प्लस रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, तो रुपी डेप्रिशिएट की वजह से प्राइस बढ़ा है, प्लस कहीं ना कहीं जो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड है जो ETF के थ्रू यहाँ देखी गई है वो ETF डिमांड बहुत बड़ी है। तो सिल्वर की ETF डिमांड और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको सिल्वर को कुछ क्वांटिटी रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी अनसर्टिनिटी होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल इक्विटी मार्केट में लोग उतना पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अब मेरा अगर पैसा वहाँ नहीं बन रहा है तो मैं कौन से एसेट में जाऊँ जहाँ मेरे को पैसा बनेगा। तो उन्होंने देखा कि भाई गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हेज के तौर पर अपने प्रोडक्ट में रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ अनसर्टेन हुआ, जैसे अभी वॉर का टाइम चल रहा है, कभी भी वॉर हो जाता है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड करें जिससे कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो हेज हो जाए। तो लोग अब गोल्ड सिल्वर को एक हेज के तौर पे देख रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ गिरेगा तो गोल्ड आपका बढ़ेगा, इसलिए लोग 10-15% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर निकल कर आई है। जी। अच्छा, थोड़ा सा शेयर मार्केट भी अगर हम कहें, मैं शेयर मार्केट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि शेयर मार्केट अभी अनस्टेबल नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी अगर हम एज्यूम करें तो बहुत पिछले 1 साल 2 साल में बहुत ऐसा कुछ रिटर्न नहीं मिला, शेयर मार्केट ने दिया नहीं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ हो रहा है। अभी भी क्या आगे ये ट्रेंड हम रख सकते हैं कि अगर हम, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि 14-15% लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये रेशियो बढ़ाने की दरकार है क्या अभी? नहीं, देखिए उसको बढ़ाने के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो हम गोल्ड सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं वो हम रखते हैं हेज करने के लिए। कि भाई अगर मेरा मान लीजिए मैंने 100 रुपये मार्केट में डालने हैं तो मैंने 80 रुपये इक्विटी में डाल दिए, 20 रुपये का मैंने गोल्ड ले लिया, तो मेरा ये जो 80 को मैं हेज कर रहा हूँ वो मेरा 20 रुपये से हेज हो जाएगा। कि मान लीजिए अगर इक्विटी मार्केट में कोई क्रैश आया तो ये गोल्ड सिल्वर एक सेफ हेवन के तौर पर बढ़ना चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से मेरा जो 80 में नुकसान हो रहा है वो उतना नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से 20% इनफ है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। तो अगर आपने 15 से 20% डाल रखा है तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए एक अच्छा खासा सेफ हेवन के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इक्विटी में जनरली लोग एक हायर रिस्क का प्रोडक्ट है, यहाँ पर लोग वेल्थ बनाने के लिए रखते हैं। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाला हुआ या आपने इक्विटी में डाला हुआ तो वहाँ पर आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, बट गोल्ड सिल्वर में आपका एज ए सेफ हेवन के तौर पर आपका हेज करेगा। तो 15-20% मुझे लगता है कि इनफ है, बट अगर आपको अगर लेना है तो लोग फिर फिजिकल भी ले लेते हैं, ज्वेलरी फॉर्म में भी लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए 15 से 20% इनफ है, पर्याप्त है। 15 to 20%। अच्छा, ठीक है, अगर चलिए आपने कहा कि मैरिज पर्पज से अगर किसी की जनवरी फरवरी में किसी फैमिली में मैरिज है तो अभी बेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट आप कर लें, लेकिन नहीं है अगर हमें लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या हमें मैरिज सीजन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? क्या उस ड्यूरेशन में कोई डिप आएगा? क्या ऑप्शन मिलेगा, स्पेस मिलेगा क्या हमें इन्वेस्ट करने का? गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बताइएगा। देखिए डिप मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, डिप्स में मिलेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन होगा खरीदारी करने के लिए। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक SIP का फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर आप एक टारगेट बना के चलते हैं भाई मेरे को 1-1 ग्राम करके हर महीने ऐड करना है या 2-2 ग्राम करके ऐड करना है, एज पर आपको जितना लेना है, तो उसमें क्या है कि आप, बट इसमें एक ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। आप सोचें कि आज मैंने लिया कल बढ़ जाए, देखिए वो बढ़ जाए वो अलग चीज़ है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चलेंगे, भाई मेरे को हर महीने SIP करनी है, अगर आप ETF ही चूज़ कर रहे हैं तो आप ETF में कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपका एक धीरे धीरे आप उसमें एक्यूमुलेट करते चलेंगे, क्योंकि SIP का फॉर्मेट ही है कि अगर आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो यहाँ पर आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लंबी अवधि तक मिलेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं और हर डिप में ऐड करते चलें, हर डिप में ऐड करना चाहिए। अच्छा, सेंट्रल बैंक्स, अगर अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड परचेज कर रहे हैं, हमारा रिजर्व बैंक भी गोल्ड को और रिजर्व कर रहा है, ये क्या मैसेज देता है क्या कि अभी गोल्ड का रेट और बढ़ेगा और हाइप होगा गोल्ड का रेट? देखिए ये एक मैसेज ये है कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब एक सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स में या अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रख रहा है तो इंडिविजुअल को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। भाई अगर सेंट्रल बैंक को ही दिख रहा है कि भाई मेरे को अपना फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली मैसेज है कि एक इंडिविजुअल के लिए कि भाई आप भी अपने घर में गोल्ड रखें, अब आप भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करें, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाई दे। क्योंकि देखिए गोल्ड अगर कोई भी अनसर्टिनिटी होती है तो आप गोल्ड को इजीली कैरी कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी ले आकर उसको बेच सकते हैं। इट्स अ ग्लोबल करेंसी,
आप अगर आपके पास गोल्ड है तो आप किसी भी कंट्री में जाकर उसको अनकैश करा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एसेट है जिसको आप बहुत एक लंबी अवधि के लिए अगर आप रखते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। क्रेडिट भी हमारी तय होती है क्या? देश की क्रेडिट भी क्या सोना रिजर्व हमारे पास कितना उससे तय होती है? दूसरा क्या हमारी पर्सनल क्रेडिट भी इससे तय होगी कि हमारे पास कितना? देखिए हिस्टोरिकली इसको बोला गया है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रोडक्ट। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप वेल्थी आप कहला रहे हैं। तो अगर आपके पास गोल्ड है तो ये एक आपकी वेल्थ का पार्ट है कि अगर आपने गोल्ड किया है तो आप इसको कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हुई। गोल्ड और सिल्वर हमने दोनों के बारे में समझा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कब नहीं। बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी हमसे बात करने। थैंक यू सर। नमस्कार।